स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के इस चैप्टर को हम वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। तो चलो आज का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन। कम्युनिकेशन का जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के का एक वर्ड कम्युनिस है, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ है कॉमन। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स आपस में आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस एक्सचेंज करते हैं तो इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूं इस लेसन के बारे में, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इस प्रोसेस में एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन पास की जाती है और दोनों लोग आपस में एक दूसरे की बात को समझते हैं और इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। Communication is complete when both the persons understand the same thing in the same sense. Communication तब complete होती है जब सेंडर एंड रिसीवर, जो इंफॉर्मेशन भेजने वाला है और रिसीवर जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, दोनों उस बात को उसी तरीके में समझते हैं। जैसे सपोज करो मैं अपने फ्रेंड को फोन करके इनवाइट करता हूं कि आज हमारे घर बर्थडे पार्टी है, आना जरूर। वो मेरी बात को समझ गया है और उसने रिस्पॉन्ड किया है कि हाँ मैं आऊंगा, तो इसका अर्थ है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट है, ठीक है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन्स। कम्युनिकेशन में कम से कम टू पर्सन्स होने चाहिए इस प्रोसेस में, यानी कि इस प्रोसेस में टू या टू से ज्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। इट इज ए टू वे प्रोसेस, ये टू वे प्रोसेस है। अब हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन करते ही क्यों हैं, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेट करने का है कि हम आपको कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट के बारे में समझाएं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू शेयर और सीक इंफॉर्मेशन। किसी भी कम्युनिकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इंफॉर्मेशन को शेयर करना या किसी से इंफॉर्मेशन सीक करना, ठीक है। For example, our parents, teachers speak to give information they want us to hear. हमारे माता पिता और टीचर्स हमें बोलकर कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो हमें कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनकी बात को सुने। Authors write to express their ideas they want us to read. Authors जो है, जो किताबें लिखते हैं या मैगजीन्स लिखते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके द्वारा लिखी गई जो भी किताबें हैं या कोई भी नावल कुछ भी है वो उनको पढ़े और वो उन किताबों के द्वारा अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं। सिमिलरली द पेरेंट्स आर्टिस्ट ड्रा पिक्चर्स टू कम्युनिकेट अस हाउ दोज ऑब्जेक्ट्स लुक और अपीयर। हमारे पेंटर्स और आर्टिस्ट जो है वो पिक्चर्स को ड्रा करते हैं और वो कम्युनिकेट क्या करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि देखें जो उन्होंने पेंटिंग की है जिस ऑब्जेक्ट्स की भी, वो कैसी दिखाई देती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। द कम्युनिकेशन साइकिल कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस। कम्युनिकेशन के साइकिल को एक प्रोसेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं वेयर, जहां पर one person exchanges messages or imparts ideas and information with another person or a community. इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक पर्सन अपने मैसेजेस या आइडियाज, इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करता है या एक्सचेंज करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस इज डायनेमिक इन नेचर रेदर देन ए स्टैटिक फिनोमेनन। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टैटिक नहीं होता, ये डायनेमिक इन नेचर है। It affects and also gets affected by many variables.
कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ये कई वेरिएबल्स के द्वारा अफेक्टेड होता है और ये कई चीजों को अफेक्ट भी करता है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल आर एज अंडर। कम्युनिकेशन के साइकिल के कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो आपके सामने डायग्राम है ये है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। नंबर 1 पर है सेंडर। द सेंडर इज द पर्सन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन। सेंडर कौन होता है? वह व्यक्ति होता है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। इस जो मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो इस वीडियो में मैं कौन हूं? सेंडर। और आप इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं तो आप कौन है? रिसीवर। ठीक है। नंबर 2 है मैसेज। इट इज द आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट, सजेशन एक्सेट्रा दैट द सेंडर वांट्स टू सेंड टू द रिसीवर। जो कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडिया, व्यू या सजेशन जो सेंडर किसी को रिसीवर को भेजता है उसको हम मैसेज कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 पर है इनकोडिंग। द मैसेज generated by the sender is encoded symbolically such as information in the form of words, pictures, gestures, etc. before it is being conveyed। जो कोई भी मैसेज सेंडर चाहता है किसी को कन्वे करना, वो वर्ड्स में बोलकर, लिखकर या पिक्चर्स के रूप में या गेस्चर जो इशारा होता है, जो गेस्चर है इसके द्वारा कन्वे किया जाता है मैसेज को। नंबर 4 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन चैनल। मैसेज में बी ट्रांसमिटेड ओरली। हम मैसेज को ओरली जैसे बोलकर और इन राइटिंग कम्युनिकेट कर सकते हैं। द मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। हम कम्युनिकेशन को किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं? उनमें आते हैं टेलीफोन, ईमेल, पोस्ट, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। द चॉइस ऑफ मीडियम इज डिसाइडेड बाय द सेंडर। वो सेंडर जो है वो अपना मैसेज किस मीडियम के थ्रू भेजेगा? टेलीफोन के, ईमेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, ये कौन डिसाइड करता है? सेंडर। नंबर 5 है रिसीवर। रिसीवर इज द पर्सन फॉर होम द मैसेज वाज सेंट बाय द सेंडर। रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है। नंबर 6 है डिकोडिंग। The receiver tries to understand the meaning of the message received by him। जो रिसीवर है, जो मैसेज को रिसीव करता है, वो सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीव करके उसको समझने की कोशिश करता है कि आखिर सेंडर क्या कहना चाहता है। ठीक है। जैसे वो पिक्चर थी या उसने जो को रिटन वर्ड के रूप में कोई मैसेज भेजा है या बोलकर, वो उसको समझता है कि वो सेंडर क्या कहना चाहता है। फीडबैक। Feedback is the response or reaction of the receiver after understanding the message। फीडबैक क्या होता है? मैसेज को जब कोई रिसीवर रिसीव करता है तो उसको वो अंडरस्टैंड करके उसका वो जो रिएक्शन करता है। सपोज करो मैं किसी को ईमेल भेजता हूं या टेलीफोन करता हूं कि आप मेरे घर आना। ठीक है। अगर वो उसको बात समझ आ गई है तो उसने रिएक्ट किया। सपोज करो वो कहता है कि हाँ मैं आज आऊंगा, तो इसका मतलब है उसको आपकी बात समझ आ गई, उसने फीडबैक दिया। उसने जो कहा है ना कि मैं आ जाऊंगा, तो इसका मतलब है उसने रिएक्ट किया, उसने फीडबैक दे दी है और आपका कम्युनिकेशन साइकिल पूरा हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पर। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन के रास्ते में कोई रुकावट आती है। जैसे ये रुकावट हो सकती है किसी नॉइज की या और भी कई तरह की रुकावटें होती हैं जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती। जैसे सपोज करो कोई दूसरा पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूं वो काफी दूरी पर खड़ा है और मैं बोलकर उसको आवाज लगा रहा हूं, तो हो सकता है उसको बात पूरी समझ ना आए। डिस्टेंस, ये क्या होते हैं? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन विच आर एज फॉलोज। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 पर है फिजिकल एंड एनवायरनमेंट बेस्ड बैरियर्स। फिजिकल होता है, फिजिकल रूप में जो बैरियर्स होते हैं।
एनवायरमेंट बेस्ड बैरियर होते हैं जो एनवायरमेंट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। फिजिकल बैरियर में आ जाएगा जैसे डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज, बोलने वाला जैसे सेंडर भेजने वाला और रिसीवर जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसके बीच में कितनी दूरी है। अगर सपोज करो कोई पास में खड़ा है और हम उससे फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो इसमें कोई बैरियर नहीं आएगा। पर अगर जो मैं बोल रहा हूं और सुनने वाला काफी दूर खड़ा है तो आपस में काफी डिस्टेंस होगी, तो ये क्या होगी, बैरियर टू कम्युनिकेशन। दूर होने के कारण हो सकता है उसको मेरी आवाज क्लियर ना आए, हो सकता है मेरा वॉल्यूम कम हो या कोई और भी नॉइस हो इधर उधर। ठीक है, नॉइस एंड इन्वायरमेंटल बेस्ड फैक्टर्स आल्सो एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट बैरियर टू कम्युनिकेशन। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे हो सकता है जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट की तरफ से कोई बैरियर आए, जैसे आसमान में बिजली कड़क रही हो तो इस जैसे एनवायरनमेंट बेस्ड के बैरियर्स भी आते हैं जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन दूसरे को समझ नहीं आती। नंबर 2 पर है पर्सनल बैरियर्स। हमारे कुछ पर्सनल बैरियर्स होते हैं जैसे हमारे पर्सनल फैक्टर्स लाइक डिफरेंस इन जजमेंट। हमारी हर एक की जजमेंट में किसी भी हम चीज को जो समझते हैं उसको देखने का नजरिया हमारा डिफरेंट होता है। सोशल वैल्यूज हमारी अलग होती है। इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है कई बार किसी में। बायस, एटीट्यूड, इनएडिक्वेट अटेंशन, प्रेशर ऑफ टाइम आल्सो एक्ट्स एज बैरियर टू कम्युनिकेशन। इनएडिक्वेट अटेंशन, सपोज करो आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हो बच्चा और उसकी मदर ने आवाज लगाई कि बेटा देखना बाहर बेल बजाई है किसी ने तो कौन आया है। तो क्योंकि आप अपनी पढ़ाई में इतने ज्यादा मस्त है कि आपको उन अपनी मदर की आवाज ही सुनाई नहीं दी, तो ये क्या है, इनएडिक्वेट। आप तो मैं आपने प्रॉपरली अटेंड नहीं की, इनएडिक्वेट अटेंशन, क्योंकि आपका अटेंशन जो ज्यादा है वो अपनी स्टडीज पर है। तो इसमें क्या होगा, इनएडिक्वेट अटेंशन के कारण ये बैरियर टू कम्युनिकेशन हो गया। प्रेशर ऑफ टाइम, ये भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन का। सपोज करो आप एग्जाम में बैठे हैं, 2 घंटे का आपका एग्जाम है और 1 घंटा 50 मिनट आपके बीत रहे हैं और आपके पास बचे सिर्फ 10 मिनट। आपको लेसन तो सारा आता है, जो क्वेश्चन पूछा गया वो आता है, पर आपके पास सिर्फ टाइम है 10 मिनट। आप उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट जो आपको आता है वो लिखकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये क्या हो गया, प्रेशर ऑफ टाइम। ये बैरियर टू कम्युनिकेशन हो गया। आपको आता है पर आप कम्युनिकेट पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, ये है पर्सनल बैरियर। अब आ गया नंबर 3 पर, प्री मैच्योर इवेल्युएशन। Some people have the tendency to form a judgment before listening to the entire message. कई बार लोगों की आदत होती है कि वो पूरा मैसेज आपको सुनते नहीं और अपने मन से ही पहले ही जजमेंट बना लेते हैं कि ये जो है ये फलां आपने बात की है या ये जो कहने जा रहा है इसका मतलब ये है, मेरी पूरी बात किसी की सुननी ही नहीं। ये जो है ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रास्ते में एक बैरियर है, प्री मैच्योर इवेल्युएशन। अब 4th नंबर पर है लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर एक्ट्स एज ए बेसिक ऑब्स्टेकल टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर मैसेज भेजने वाले और मैसेज रिसीव करने वाले के बीच में आपस में ट्रस्ट नहीं है, सपोज करो मेरी अपने नेबर्स के साथ नहीं बनती, अगर वो कोई बात मुझसे कहता है या मैं उसको कुछ कहता हूं तो हमारा आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे की की गई बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ये जो है लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रास्ते में एक बैरियर। नंबर 5 सिमेंटिक बैरियर। ये जो सिमेंटिक बैरियर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरह नोट कर लेना। सिमेंटिक बैरियर्स अराइज। सिमेंटिक बैरियर्स होते क्या है, ये क्यों कब अराइज होते हैं, when the word, symbol or visual used in the communication mean different things to different persons. जब कम्युनिकेशन में यूज किए गए जो वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं या विजुअल्स, जो फोटो या कुछ भी यूज करते हैं, ये डिफरेंट पर्संस को डिफरेंट मीनिंग लगते हैं, तो इसके कारण ये बैरियर्स अराइज होते हैं। Semantic barriers also arise due to language, education, culture and place of origin. हर एक की हमारी जो लैंग्वेज है अलग है, कोई चाइनीज बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी, कोई पंजाबी, कोई मराठी,
कोई तमिल। इसलिए ये जो लैंग्वेज है ना, ये हर एक की डिफरेंट है, इसलिए कम्युनिकेशन करने में आपस में हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एजुकेशन, हर एक का एजुकेशन लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, एजुकेशन किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, तो इसमें भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। हमारी कल्चर एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन, जब हमारा जन्म होता है उसको प्लेस ऑफ ओरिजिन कहते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये सिमेंटिक बैरियर्स में आती हैं। ए चाइनीज एंड एन इंडियन में फेस दिस बैरियर इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉमन लैंग्वेज। अगर सेंडर एंड रिसीवर, जो बात बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, जहां हम किसी को लेकर देते हैं, अगर उसको सपोज करो मैं चाइनीज में कुछ लिख देता हूं तो दूसरे आदमी को सिर्फ इंग्लिश आती है, ठीक है, वो आपस में समझ नहीं पाएगा। इसलिए दोनों की लैंग्वेज जो हम कम्युनिकेशन करते हैं सेम होनी बहुत जरूरी है। चाइनीज भाषा वाला जो है, जो चाइना में रहता है वो चाइनीज समझता है, और इंडियन वाला वो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी किसी भी भाषा में हो सकता है, वो एक्सपर्ट हो या वो बोलता हो, तो वो दोनों में आपस में लैंग्वेज का एक बैरियर है, वो एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते, चाइनीज और इंडियन। द टर्म्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय द आर्ट स्टूडेंट। इसी तरह जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वहां पर कई टर्म्स यूज की जाती है इंजीनियरिंग में, वो आर्ट्स के स्टूडेंट की समझ में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि उनका फील्ड जो है एजुकेशन का अलग है। नंबर 6 है इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। हम जब इमोशनली किसी बात के कारण डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसको इमोशनल डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। इफ द रिसीवर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द मैसेज, जब रिसीवर मैसेज रिसीव कर रहा है उस समय की स्टेज की हम बात कर रहे हैं, तब मैसेज इज वरीड और एंग्री। जब मैसेज रिसीव करने वाला मैसेज रिसीव करने के समय उसके मन में, रिसीवर के मन में कोई वरी है या एंग्री है, वो गुस्से है या उसके मन में कोई परेशानी चल रही है, फैमिली की प्रॉब्लम, ऑफिस की प्रॉब्लम, बच्चों के मन में पढ़ाई की प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज करो बच्चे को टीचर ने डांटा हो या उसके पेरेंट्स ने डांटा हो, वो उस बात पर गुस्सा हो कि मेरे क्यों गुस्सा किया उन्होंने, ही में फेल टू रिसीव द मैसेज एज डिजायर्ड। तो उसके बाद उसको मैसेज उस समय जो कम्युनिकेट किया गया है वो उस बात को प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाता। ठीक है, वन शुड कीप दिस बैरियर्स इन माइंड while creating a message and take necessary precautions to avoid these barriers। हम जब भी कोई मैसेज क्रिएट करते हैं तो इन बैरियर्स को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम किसको क्या बात कहनी है, हमें ये बात पहले ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी लैंग्वेज कौन सी है। सपोज करो मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं और सामने वाले को सिर्फ हिंदी आती है या सिर्फ पंजाबी या तमिल आती है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमें लैंग्वेज का ध्यान रखना है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि उसकी एजुकेशन लेवल क्या है। हो सकता है उसको बिल्कुल कोई एजुकेशन लेवल लो हो और उसको बात हमारी समझ ना आए। हमने कल्चर, प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब कि जो हमने पिछले सारे जो बैरियर्स डिस्कस किए हैं उसकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वो कहीं परेशानी में तो नहीं, उसके पास प्रेशर ऑफ टाइम तो नहीं, ठीक है, और हमने कौन सा मेथड यूज करना है, ये सब चीजें हमने ध्यान में रखनी है जब भी मैसेज क्रिएट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, जहां विजुअल तरीके से कर सकते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी भी तरीके से। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा है ये, वैसे तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है 3 प्रकार के। सबसे पहले हमारा हम डिस्कस करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, ये हम स्क्रीन पर आ गए। 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1 वर्बल कम्युनिकेशन, नंबर 2 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नंबर 3 विजुअल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। जो हम बोलकर किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को भी वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। इन ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। इस कम्युनिकेशन में हम बोलकर वर्ड्स को यूज करते हैं। इट इज द इंटरचेंज ऑफ वर्बल मैसेजेस बिटवीन द सेंडर एंड द
रिसीवर। इस टाइप की कम्युनिकेशन में सेंडर एंड रिसीवर के बीच में वर्बल मैसेजेस, बोलकर मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, इंफॉर्मेशन या आइडिया शेयर होते हैं। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन। जब हम किसी से फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, सपोज करो मेरे साथ कोई बैठा है तो उससे मैं बात कर रहा हूं, तो ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गई। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में मीटिंग्स भी आती हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, हम किसी से फोन पर बात करते हैं तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन है। स्पीच, हम किसी को स्पीच कर रहे हैं, सपोज करो किसी स्टेज पर खड़े होकर, तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब हम बात करते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन किन बातों को प्रभावित करता है, किन बातों से प्रभावित होता है। जैसे स्पीड, नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट। अगर कोई व्यक्ति तेजी से कोई वर्ड्स, ज्यादा वर्ड्स बोल देता है और उसकी बात को समझ नहीं आती, इसलिए हमें स्पीड जो है, जो अपने बोलने की है, वो ठीक रखनी चाहिए। ठीक। क्लैरिटी, फ्री ऑफ डिस्टोर्शन, हमारे बोलने में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। वॉल्यूम, अगर हम धीमे से बोलते हैं और दूसरे तक आवाज ही नहीं पहुंचती तो इससे कम्युनिकेशन नहीं होती, इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन में हम वॉल्यूम का भी ध्यान रखते हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, हम जिस लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं उस बात पर, उस लैंग्वेज को हमें थोड़ी बहुत आती होनी चाहिए। अगर हमें लैंग्वेज ही नहीं आती और हम उस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, सपोज करो मुझे इंग्लिश नहीं आती और मैं इंग्लिश से किसी से बात करनी शुरू कर देता हूं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको कम्युनिकेशन नहीं आती। ये देन आई एम अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट यूज्ड। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है, ये सबसे ज्यादा यूज अच्छी तरीके से की जाती है सीरियस और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में। सपोज करो हमारी किसी के साथ कंट्रोवर्सी है, लड़ाई है, सपोज करो किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई या नेबर के साथ लड़ाई हो गई, तो उसमें आपस में बैठकर फेस टू फेस कन्वर्सेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम इन मसले को सुलझा सकते हैं। और डिसएग्रीमेंट और इमोशंस आर इन्वॉल्व, जब हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, सपोज करो हम किसी के साथ, सपोज करो किसी की डेथ हो गई है, तो हमें वहां पर जाकर उसके साथ इमोशनली हम उसको वर्बली बैठकर उसके साथ संवेदना जो प्रकट करेंगे, इमोशंस करेंगे, तो इसको हम वर्बली कम्युनिकेशन जो है जो ज्यादा बेटर है। ठीक है। सपोज करो किसी का बर्थडे है तो हम उसको वर्बली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बजाय कि हम उसको लिखती रूप में भेजें, तो उसकी बजाय हम उसको फोन पर या फेस टू फेस कन्वर्सेशन उसके पास घर पर जाकर उससे कम्युनिकेशन करें, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। ये वर्बल कम्युनिकेशन की कुछ फॉर्म्स, जैसे पहली फिगर में एक स्टूडेंट दूसरे से कुछ बात कर रहा है और दूसरी में स्टेज पर जो स्पीच की जा रही है। ठीक है। अब हम कर रहे हैं नंबर 2 पर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन अवर लाइफ्स। हमारी लाइफ में नॉन कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑफन मोर इफेक्टिव। ये आमतौर पर ज्यादा इफेक्टिव होती है किससे? देन वर्बल कम्युनिकेशन। बोलने वाली कम्युनिकेशन से कई बार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होती है एंड कैन कन्वे मीनिंग बेटर देन वर्ड्स। और ये वर्ड्स के कंपैरिजन में अच्छी तरीके से कन्वे कर सकती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी फीलिंग्स को या हम जो कहना चाहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, परहैप्स ए स्माइल कन्वेज आवर फीलिंग्स मच इजियर देन वर्ड्स। अगर हम किसी बात पर स्माइल कर दें तो ये हमारी फीलिंग्स को वर्ड्स के बजाय ज्यादा अच्छी तरह हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस यूजिंग रिटन वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज एंड अपीयरेंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हम जो मैसेज भेजते हैं या रिसीव करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? या लिखकर, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या अपीयरेंस के थ्रू। इट इज द कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स। यहां ये बात ध्यान रखने वाली कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम स्पोकन वर्ड्स को यूज नहीं करते, रिटन वर्ड्स को यूज करते हैं, क्योंकि
यह है वर्बल और नॉन वर्बल का डिफरेंस। वर्बल में हम बोलकर कम्युनिकेशन करते हैं, नॉन वर्बल में हम बोलना नहीं है, हमने यहां पर रिटन वर्ड्स को यूज करना है। ठीक है, 3 मेन टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम देख रहे हैं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की 3 मेन टाइप कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में टेक द फॉर्म ऑफ लेटर्स, ईमेल्स, चैट ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक। जब हम किसी को लेटर लिखकर या ईमेल लिखकर या व्हाट्सएप और फेसबुक पर हम चैटिंग करते हैं तो ये रिटन कम्युनिकेशन में आती है। नंबर 2 है बॉडी लैंग्वेज। व्हेन ए पर्सन इज बोर्ड, जब कोई पर्सन बोर महसूस करता है, ही मे गेज अराउंड द रूम, वह हो सकता है कमरे में चक्कर लगाना शुरू कर दे। व्हेन ए पर्सन इज नर्वस, अगर कोई पर्सन नर्वस है, ही मे बाइट हिज नेल्स, वो हो सकता है अपने नाखून को बाइट करना शुरू करे। योर आई कॉन्टेक्ट शोज दैट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन अदर्स। सपोज करो कोई मेरे से बात कर रहा है और मैं आंखें नीचे कर लेता हूं, मैं उसके साथ आई कॉन्टेक्ट नहीं करता, तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि मैं जहां तो उसकी बात को सुन रही ना, बिल्कुल उसको ध्यान नहीं दे रहा, या उसकी बात में मेरा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, वो ऐसे बोल रहा है। ठीक है, अगर हम उसके साथ आई कॉन्टेक्ट रखेंगे तो बोलने वाले को लगेगा कि ठीक है वो मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहा है, वो मेरी बात को इंपॉर्टेंस दे रहा है, बात को नहीं बल्कि उस पर्सन को इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है ना। योर फेशियल एक्सप्रेशन शोज द टाइप ऑफ फीलिंग्स। हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, फेस जो है, ये भी कई प्रकार की फीलिंग्स को कन्वे करता है। जैसे एंगर, कि हम गुस्से में तो नहीं, सोरो कि हमें कोई किसी बात का दुख तो नहीं, फियर या हमें किसी बात का डर तो नहीं। टच इज वाइडली यूज्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टूल। टच जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट टूल है। योर पोस्चर एंड बॉडी ओरिएंटेशन कम्युनिकेट न्यूमरस मैसेजेस बाय द वे यू वॉक, टॉक, स्टैंड एंड सिट। आपकी बॉडी की कई लैंग्वेज है ना, जैसे आपके चलने का तरीका, बात करने का तरीका, स्टैंडिंग का या सिट करने का तरीका, ये भी कई बातें कम्युनिकेट करता है। सपोज करो आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जो इंटरव्यू बोर्ड है ना, वो आपके जब इंटरव्यू के कमरे में आएंगे, वो आपके वॉकिंग के तरीके को, आपके बात करने के तरीके, आपके बैठने के, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजों को आपकी वो नोट करते हैं। ये सभी चीजें ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, और बॉडी लैंग्वेज जो है उनमें से इंपॉर्टेंट है। जो इंटरव्यू बोर्ड वाले हैं ना, वो बॉडी लैंग्वेज पर खास ध्यान देते हैं। ठीक है। नंबर 2 है अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस इंक्लूड्स हेयर, ज्वेलरी, मेकअप एंड सो ऑन। आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है, जैसे आपने कौन सी ड्रेस डाली है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपकी ज्वेलरी क्या है, जैसे आपने हाथ में कोई ब्रेसलेट डाला है, या ये मेकअप, ये सब कुछ शो करता है कुछ ना कुछ। सपोज करो आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है और आपने हाथ में एक ब्रेसलेट डाला हुआ है, ठीक है, आपने अच्छी सी महंगी सी घड़ी लगाई हुई है और आपका मेकअप बहुत अच्छा है, ये सब चीजें शो करती है कि आप काफी रिच हैं। A spacious and well decorated room indicates a person's position in the organization. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और कोई आपके पास विजिट करता है और वो देखता है कि आप किसी बहुत बड़े और अच्छी तरह से डेकोरेटेड रूम में बैठे हुए हैं सीट पर, तो ये इंडिकेट क्या करता है कि आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोजीशन है, आप किसी अच्छे रैंक पर हैं। नंबर 3 विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? देखकर जो कम्युनिकेशन होती है उसको कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। जब हम किसी ग्राफ के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो इसको विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन इन पार्ट और होल रिलाइज ऑन आईसाइट। विजुअल कम्युनिकेशन पूरी तरीके से या इन पार्टली जो है आई साइट पर डिपेंड करती है। विजुअल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू पिक्चर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स एज वेल एज थ्रू
साइंस, सिग्नल्स एंड सिंबल्स। विजुअल कम्युनिकेशन जो है पिक्चर्स, ग्राफ के थ्रू होती है। विजुअल इमेजेस ऑफन लीव ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन व्यूअर्स देन वर्ड्स अलोन। अगर हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं सिर्फ वर्ड्स के थ्रू, तो इससे लास्टिंग इंप्रेशन नहीं होता है, बल्कि वो किसी की मेमोरी में ज्यादा देर तक नहीं इंप्रेशन बनाती। पर अगर हम विजुअल इमेज बनाते हैं तो इसका इंपैक्ट जो होता है वो ज्यादा समय तक रहता है लोगों के मन पर। वी डेली कम अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। हम हर रोज विजुअल कम्युनिकेशन की कई एग्जांपल्स देखते हैं। कैसे देखते हैं? थ्रू एडवर्टाइजमेंट, साइनेज, लोगोस, लेबल्स, मैप्स, ट्रेंड्स, डायग्राम्स। ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड इन कॉन्फ्रेंस, ट्रेड शोज, वेबसाइट्स, ऑफिस प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स एंड सो मच मोर। विजुअल कम्युनिकेशन को हम कहां यूज करते हैं? कॉन्फ्रेंसेस में, ट्रेड शोज, वेबसाइट्स एक्सेट्रा। Which type of visual communication is right for your company or campaign depends on the goals you would like to achieve. हमने कौन सी टाइप की विजुअल कम्युनिकेशन यूज करनी है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी कंपनी के या हमारी कंपनी का गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर टारगेट ऑडियंस। ये हमारी टारगेट, हमारा ऑडियंस का टारगेट क्या है? क्या हमारा रूरल फोकस है, क्या हमारा अर्बन फोकस है? अगर हम मार्केटिंग फील्ड में है तो हमने देखना है कि हमारा टारगेट एज लोग हैं या सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। उसी हिसाब से जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट या उनकी मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स को डिसाइड किया जाता है। फॉर मेकिंग वर्बल कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल, अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन को ज्यादा इफेक्टिव या मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, it is always helpful to use visual tools and techniques, for example graph and picture। तो अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं ज्यादा, तो इसके लिए हमें विजुअल टूल्स जैसे ग्राफ और पिक्चर्स की मदद भी लेनी चाहिए। इसमें विजुअल कम्युनिकेशन इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग सॉरी मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मल्टीमीडिया डिजाइन एक्सेट्रा। विजुअल कम्युनिकेशन को एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग के और इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट आमतौर पर देखते हैं। इफेक्टिव विजुअल कम्युनिकेशन कैन फेच द अटेंशन ऑफ अदर्स, मेक योर बिजनेस लुक गुड एंड इंक्रीज योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। इफेक्टिव विजुअल कम्युनिकेशन जो है, इससे हम दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं और हमारा बिजनेस जो है वो अच्छी तरह चल जाता है। वन वे कम्युनिकेशन, ये जो हमारा पहला टॉपिक है। वन वे कम्युनिकेशन क्या होती है? वन वे कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन इन विच ए पर्सन सेंड्स इंफॉर्मेशन और मैसेज टू अनदर पर्सन एंड नो फीडबैक और क्वेश्चंस फॉलो। इस तरह की कम्युनिकेशन में एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन भेजता है या उसके साथ मैसेज एक्सचेंज करता है, और पर इसमें कोई भी फीडबैक और क्वेश्चंस नहीं होते। यानी कि मैसेज रिसीव करने के बाद जो रिसीवर है उसकी तरफ से कोई फीडबैक, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, और ना ही जो रिसीवर है वो कोई सेंडर को कोई क्वेश्चंस पुट कर सकता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके सामने डायग्राम आ गई है वन वे कम्युनिकेशन के प्रोसेस की। सेंडर जो है वो मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, पर यहां पर आप देखेंगे रिसीवर की तरफ से सेंडर को कोई भी फीडबैक नहीं है। ठीक है, यह है वन वे कम्युनिकेशन का प्रोसेस। वन वे कम्युनिकेशन इज फास्ट। वन वे कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट होता है, बट ऑफन लेस एक्यूरेट देन टू वे कम्युनिकेशन। पर टू वे कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में ये लेस एक्यूरेट होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन ए टीवी न्यूज एंकर एंड व्यूअर इज एन एग्जांपल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन।
हम सभी टीवी पर न्यूज सुनते हैं। इसमें टीवी का जो न्यूज एंकर है वो टीवी की न्यूज पढ़ रहा है और हम उसको सुन रहे हैं, पर हम टीवी को देखते समय कोई उस पर फीडबैक टीवी एंकर को नहीं दे सकते। ये वन वे कम्युनिकेशन है। न्यूज लेटर्स, स्कूल हैंडबुक्स, रिपोर्ट कार्ड्स, प्रेस रिलीजेस आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। लिसनिंग टू स्पीचेस, रेडियो प्रोग्राम्स, watching films are also examples of one way communication। अगर हम टीवी पर कोई स्पीच दे रहा है हम उसको सुन रहे हैं, या टीवी पर कोई प्रोग्राम चल रहा है हम उनको सुन रहे हैं, या हम किसी सिनेमा घर में बैठकर या घर में बैठकर टीवी पर फिल्म देख रहे हैं, तो ये सभी भी वन वे कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल है। हम किसी के रेडियो के प्रोग्राम में या फिल्म चल रही है उसमें उसको फीडबैक नहीं दे सकते कि इस प्रोग्राम में यहां पर ये गलत है, मैसेज मिल के गलत है कुछ। ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स हैं। वन वे कम्युनिकेशन डज नॉट क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। इस टाइप की कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसका कारण आपको सबको पहले ही पता है कि क्योंकि रिसीवर जो है वो सेंडर को रिस्पॉन्स यानी कि फीडबैक नहीं दे सकता। अब हमारा अगला टॉपिक है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन क्या होती है? टू वे कम्युनिकेशन इज व्हेन समवन सेंड्स ए मैसेज टू अनदर पर्सन। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैसेज भेजता है, पर्सन रिसीविंग द मैसेज सेंड्स बैक ए रिस्पॉन्स, और जिस पर्सन को मैसेज रिसीव हुआ है यानी कि जो रिसीवर है वो रिस्पॉन्स देता है बैक में, यानी कि वो फीडबैक देता है। वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन में यही एक डिफरेंस है कि वन वे कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं होती और टू वे कम्युनिकेशन में फीडबैक होती है। टू वे कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस फेस टू फेस और रिमोटली। टू वे कम्युनिकेशन हम फेस टू फेस कर सकते हैं, जैसे हमारे साथ कोई बैठा है तो हम उससे फेस टू फेस बात कर रहे हैं, वो हमारी बात को सुन रहा है और हमारी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा है। सपोज करो हम उसको कोई क्वेश्चन पुट करते हैं और उसका साथ के साथ वो आंसर दे रहा है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही है, तो ये उसका जो जवाब है वो फीडबैक आता है। और रिमोटली, टू वे कम्युनिकेशन एंड आल्सो टेक प्लेस थ्रू रिमोटली प्लेस हो सकती है। ये कैसे? जब हम किसी को फोन पर बात कर रहे हैं या मोबाइल पर बात कर रहे हैं, या सपोज करो हम व्हाट्सएप या फेसबुक पर चैटिंग करते हैं, तो ये भी टू वे कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है। इन दिस कम्युनिकेशन, इस टाइप की कम्युनिकेशन में बोथ सेंडर एंड रिसीवर लिसन टू ईच अदर। सेंडर एंड रिसीवर दोनों एक दूसरे की बात को सुनते हैं। वन वे कम्युनिकेशन में क्या था? सेंडर रिसीवर को सिर्फ मैसेज भेज रहा है और रिसीवर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, यानी कि रिसीवर की बात सेंडर नहीं सुन पाता। पर इसमें दोनों एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं और एक दूसरे को रिस्पॉन्स देते हैं। रिसीवर कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट द मैसेज। सपोज करो सेंडर ने कोई मैसेज रिसीवर को दिया है, सपोज करो उसको आवाज लगाई है और उसको आवाज समझ नहीं आई कि आप उसने क्या बोला है सेंडर ने, तो वो उससे क्वेश्चंस पूछ सकता है अबाउट द मैसेज कि आपने क्या कहा है। टू वे कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन द बिजनेस वर्ल्ड। टू वे कम्युनिकेशन जो है ये बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही नेसेसरी है। मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड बिटवीन द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। सपोज करो हम किसी दुकान पर जाते हैं कोई वस्तु खरीदने के लिए, सपोज करो टाटा टी या कुछ और भी, तो हम उसको मैसेज देते हैं दुकानदार को। मैसेज का मतलब उससे बात करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। ये क्या हो गया हमारा मैसेज।
और वो फीडबैक जब वो क्या रिस्पॉन्स करता है, वो उसमें हमको चीज निकाल कर वो हमको दे देता है, उसकी ये होगी फीडबैक। इसी तरह कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स, ये भी, इनमें भी आपस में टू वे कम्युनिकेशन होती रहती है। एंड फीडबैक इज रिक्वायर्ड टू बी सर्टन दैट द मैसेज वाज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। फीडबैक की जरूरत इसलिए है कि इससे पता चलता है कि मैसेज जो है उसको पूरी तरह पता लग गया है रिसीवर को कि नहीं पता लगा। ये टू वे कम्युनिकेशन के प्रोसेस की फोटोग्राफ्स ये आपके सामने है। ये इसमें क्या है, सेंडर ने एक मैसेज भेजा है इनकोड करके, रिसीवर को जब वो मैसेज मिलता है वो उस मैसेज को डिकोड करता है और उसको अंडरस्टैंड करता है कि लिखने वाले ने या मैसेज भेजने वाले ने क्या मैसेज भेजा है, और उसी के हिसाब से रिसीवर जो है फीडबैक देता है, यानी कि रिस्पॉन्स देता है। सपोज अगर अभी भी उसको रिसीवर को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए मैसेज के बारे में, तो सेंडर फिर उसको फीडबैक, दोबारा पॉसिबल फीडबैक देता है कि उसने जो क्वेश्चन अराइज किया रिसीवर ने उसकी क्लैरिफिकेशन देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, इफ द मैसेज इज कॉम्प्लेक्स, अगर मैसेज कॉम्प्लेक्स है, टेक्निकल नेचर का है, टू वे कम्युनिकेशन इज फार मोर इफेक्टिव एंड प्रोबेबली एक्यूरेट देन वन वे कम्युनिकेशन। अगर मैसेज कॉम्प्लेक्स है, टेक्निकल नेचर का है, तो टू वे कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होता है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज प्रेफर्ड इन सेंसिटिव इश्यूज, सर्वेज एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। अगर कोई भी सेंसिटिव इशू है, सपोज करो किसी नेबर के साथ झगड़ा हो गया है या कुछ और भी ऐसी प्रॉब्लम है, सेंसिटिव इश्यूज होते हैं कहीं, तो उनमें आपस में फेस टू फेस बैठकर बात करके हम मसले को सुलझा सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन इज गुड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू वे कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है। अब हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटी टू कन्वे एंड शेयर इंफॉर्मेशन इन एन इफेक्टिव वे। अगर हम अपनी बात को इफेक्टिव वे से कन्वे कर पाए दूसरों को, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन कैन मेक और ब्रेक योर रिलेशनशिप एट होम और वर्क और विद योर फ्रेंड्स। अगर हमारे कम्युनिकेशन का तरीका ठीक है, हम प्रॉपर वर्ड्स यूज करते हैं, स्पोकन हो चाहे राइटिंग में, जब हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, तो इससे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो सर्कल बढ़ता है, हमारा ऑफिस में भी एटमॉस्फेयर ठीक रहता है। अगर हम कम्युनिकेशन के दौरान रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे ईमेल किसी को लिख रहे हैं अपने सबॉर्डिनेट को या अपने हायर ऑफिस को, और उसमें अच्छे वर्ड्स यूज नहीं करते, प्रॉपर वर्ड्स यूज नहीं करते, या हम टेलीफोन पर अपने सीनियर या जूनियर को कोई रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे रिलेशन जो है वो किसी भी जगह, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, दोस्त हो, उनके साथ खराब हो जाते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज भी है जो वो हमारे कम्युनिकेशन को कन्वे करती है। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। इफ यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपको पता है कि किस समय हमें कैसा व्यवहार करना है और कौन से वर्ड्स को यूज करना है, देन यू कैन पास आउट योर वर्ड अक्रॉस इजीली एंड प्रिसाइसली विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो आप अपनी बात को अच्छी तरीके से बिना किसी कंफ्यूजन के दूसरों के पास कन्वे कर सकते हैं। यू कैन कम्युनिकेट विद योर बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स, gestures, expressions and much more. With proper communication skills, even the biggest issues can be dealt with. अगर आपके पास कम्युनिकेशन की प्रॉपर स्किल्स हैं, तो बड़े से बड़ा मसला जो है, प्रॉब्लम जो है, उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया है, आप प्रॉपर वर्ड्स को यूज करके, वॉल्यूम को धीमा रख के, टोन ठीक रख के, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को ठीक रख के और बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर हो,
ये सभी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। इन सब तरीके अगर आपके ठीक होंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इज जनरली understood to be the art or technique of persuasion through the use of oral or written language or body language। आप सभी ने देखा होगा कि अगर कोई आपके पास प्राइवेट कंसर्न का या किसी गवर्नमेंट एजेंसी का कोई आदमी किसी भी फाइनेंशियल काम के लिए आता है तो उनके पास ये देखा जाता है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है कि नहीं। उनको जब रिक्रूट किया जाता है तो ये देखा जाता है कि वो क्या स्पोकन रूप में आप दूसरे पब्लिक को परसुएड कर पाते हैं, या उनके पास राइटिंग पावर है, या उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कन्वे करती है। कम्युनिकेशन इज सो इंपॉर्टेंट इन बिजनेस दैट देयर इज ऑलवेज डिमांड ऑफ पीपल विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, इसकी हर तरफ डिमांड है। बल्कि जिन लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल्स की पर कमांड है उनको हर तरफ उनको ढूंढा जाता है। द रिक्रूटर्स while selecting employees take into account 4 important communication skills। जब भी कोई व्यक्ति किसी को नौकरी पर रखता है तो ये 4 इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें देखता है कि क्या उसके पास राइटिंग स्किल्स हैं, स्पीकिंग क्या वो ठीक तरह बोल पाता है, लिसनिंग क्या वो प्रॉपर सुन सकता है, और उसकी इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। बाय इंप्रूविंग अवर कम्युनिकेशन एबिलिटी, हम कम्युनिकेशन एबिलिटी को इंप्रूव करके वी कैन इंप्रूव अवर चांसेस ऑफ सक्सेस, हम अपनी सक्सेस के चांस को बढ़ा सकते हैं। सम ऑफ द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड, कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या आता है हम देखते हैं। मेकिंग आई कॉन्टैक्ट वाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल, अगर हम किसी से आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं तो इसका मीनिंग है कि हम उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम उस पर्सन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर हम उससे आंख चुरा लेते हैं तो हो सकता है वो समझेगा कि हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। जहां हम उससे आई कांटेक्ट मिलाने के बजाय हम नीचे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं तो ये भी ये सिग्नल होता है कि हम उसकी बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, हम उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। इसलिए हमें चाहिए कि आई कांटेक्ट बनाकर ही किसी से बात की जाए। नो शाउटिंग, जब हम किसी से बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उस पर शाउटिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बल्कि हमारा वॉल्यूम टोन जो है वो बहुत लो होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ऑलवेज यूज वर्ड्स विच एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारे वर्ड्स सिंपल होने चाहिए। हो सकता है हम जिससे बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हो और हम इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स अगर यूज करेंगे तो उसकी समझ में नहीं आएंगे। मेक पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशंस, हमें फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो पॉजिटिव रखने चाहिए जब हम किसी से बात कर रहे हैं। लिसनिंग टू द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसकी बात को भी सुने, ये नहीं कि हम अपनी बात बोलते जाएं और दूसरों की सुने ही ना। हैव ए रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज, जब हम किसी से कोई बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी रिलैक्स मूड में होनी चाहिए। कीप टू द पॉइंट वाइल एक्सप्लेनिंग, हम जब किस पॉइंट पर कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें टू द पॉइंट रहना चाहिए और इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स, टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स व्हेन यू आर विद पीपल, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें अपने वर्ड्स पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और अगर हम ऊपर लिखे बताए गए सभी कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे आई कांटेक्ट करना, प्रॉपर वर्ड्स यूज करना, प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशन रखना, दूसरे की बात को सुनना, टू द पॉइंट रहना, अगर हम इन कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रॉपर यूज करते हैं तो हम अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीडबैक इन कम्युनिकेशन, कि फीडबैक क्या होता है? फीडबैक इज द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। जब एक बोलने वाला या लिखने वाला जो सेंडर है वो कोई बात या मैसेज भेज देता है रिसीवर को, तो रिसीवर उस मैसेज को समझने के बाद जो रिस्पॉन्स या रिएक्शन करता है उसको फीडबैक कहते हैं। इट इनेबल्स द सेंडर टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। इससे फीडबैक से क्या होता है? फीडबैक से जो सेंडर है उसको पता लगता है कि उसने जो मैसेज भेजा था वो कितना इफेक्टिव है। दिस फीडबैक में बी वर्बल और नॉन वर्बल। ये फीडबैक है, ये वर्बल हो सकती है यानी कि स्पोकन वर्ड्स के द्वारा भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है। सपोज करो मैं अपने किसी साथी को आवाज लगाता हूं कि आओ हम आज बाजार जाएंगे। हो सकता है वो मुझे फीडबैक यानी कि रिस्पॉन्स से बोलकर वर्बली वो कहे हाँ मैं चलने को तैयार हूं, तो ये हो गया वर्बल फीडबैक। ये भी हो सकता है वो मुझे नॉन वर्बल फीडबैक दे, जैसे वो मुझे इशारा कर दे कि ठीक है मैं जाने को तैयार हूं। ये वर्बल भी हो सकती है जो फीडबैक, ये नॉन वर्बल भी हो सकती है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, हम अगर सीधे शब्दों में कहें, नेगेटिव फीडबैक डज नॉट इंप्लाई बैड। नेगेटिव फीडबैक का अर्थ बुरा नहीं होता। नेगेटिव फीडबैक मीन्स दैट सम करेक्शन, एडजस्टमेंट और रीअसेसमेंट इज रिक्वायर्ड, कि हमें कुछ करेक्शन या रीअसेसमेंट करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने किसी को, अपने दोस्त को फोन किया, मैंने कहा आओ आज पिकनिक पर चलते हैं, मेरे पास दोपहर का समय, आप 2 बजे आ जाओ। मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं मैं नहीं चल सकता, यानी कि उसने नेगेटिव में रिस्पॉन्स दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ बुरा कहा मुझसे, ये जो है इट नीड सम करेक्शन। हो सकता है वो आगे कहे कि मैं इसलिए नहीं जा सकता कि मैं आज बिजी हूं, 2 बजे के आसपास ऐसा करते हैं, 3 बजे के पास चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपने नेगेटिव फीडबैक उसने जो दी है वो नेगेटिव नहीं है, आपको नेगेटिव लगेगी, पर उसने करेक्शन के लिए कहा है कि यार अगर हो सकता है तो 3 बजे चलेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, कुछ करेक्शन। इसीलिए इसी तरह हम एक और देखते हैं, हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं किसी भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का, तो अगर हम उस लेबल को आसानी से पढ़ें, उस जो बाहर के कवर को, तो नीचे एक जगह पर लिखा होता है फॉर एनी फीडबैक यू मे कॉन्टेक्ट। वो क्या कहता है, वो कंपनी जो है वो आपसे चाहती है कि अगर आपको इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में या इसके कंटेंट्स के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फीडबैक दें। अगर आप नेगेटिव देंगे तो इसका मतलब बुरा नहीं है, उससे उनको पता चलता है कि कोई हमने प्राइसिंग में करेक्शन करनी है या कोई एडजस्टमेंट करनी है कुछ कंटेंट्स में। सपोज करो मैगी है, उसमें कोई मिर्च ज्यादा है तो आप उसको लिखेंगे, तो ये एडजस्टमेंट है, नेगेटिव फीडबैक नहीं है। ये इससे उसका बिजनेस को और बढ़ावा मिलेगा। पॉजिटिव फीडबैक मींस दैट एवरीथिंग इज ऑन द राइट ट्रैक। पॉजिटिव फीडबैक का मीनिंग होता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एक्चुअली कम्युनिकेशन इज ए 2-वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक 2-वे प्रोसेस है, सेंडिंग द मैसेज एंड रिसीविंग द रिस्पॉन्स और फीडबैक। इफ देयर इज नो फीडबैक कम्युनिकेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। अगर फीडबैक नहीं होती कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं रहती। सपोज करो मैंने किसी दोस्त को बुलाया खाने पर, तो मैंने उसको ईमेल की थी कि आना आज शाम को घर पर उसने कोई ईमेल का जवाब नहीं दिया, यानी कि फीडबैक नहीं है, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने ना तो फोन करके मुझे बताया, ना उसने ईमेल को कोई रिस्पॉन्ड किया, यानी कि उसकी तरफ से कोई फीडबैक आई ही नहीं। यहां क्या हुआ, कम्युनिकेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट, कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रही। दैट इज वाई टू मेक इफेक्टिव कम्युनिकेशन फीडबैक इज ऑलमोस्ट मैंडेटरी। किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यह जरूरी है कि फीडबैक हो। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक। फीडबैक को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को देखना पड़ता है।
इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन फीडबैक इज नो प्रॉब्लम। अगर हम किसी से फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमारे पास कोई बैठा है, हम उससे बात कर रहे हैं, तो फीडबैक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम उससे बात कर रहे हैं और उसका जो है जवाब साथ के साथ में हमें मिल रहा है, बिकॉज द स्पीकर एंड द लिसनर बोथ आर प्रेजेंट एंड कैन आस्क एंड क्लैरिफाई द मैसेज इंस्टेंटली इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी। अगर दोनों में से किसी को एक दूसरे की मैसेज या क्लैरिफिकेशन को समझ नहीं आ रही तो वे एक दूसरे से उसी समय पूछ सकते हैं। बट इन द केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन द फीडबैक इज नॉट इंस्टेंट, इट रिक्वायर सम टाइम। रिटन कम्युनिकेशन क्या है? हम लिख कर किसी को कोई कम्युनिकेशन करते हैं। सपोज करो हम ये लेटर पोस्टल लेटर के रूप में कर सकते हैं कि पोस्ट करते हैं किसी को लेटर लिखकर, या हम ईमेल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप या फेसबुक पर कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये रिटन कम्युनिकेशन है। पर हो सकता है कि लेटर जो है वो 3-4 दिन बाद मिले, जहाँ ईमेल वाला जिसको भेजी गई है वो ईमेल पढ़े ही ना, वो अपना व्हाट्सएप और फेसबुक को चेक ही ना करे। तो इस समय इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन होती है कई बार टाइम लग जाता है फीडबैक में। फॉर द फीडबैक टू बी इफेक्टिव, फीडबैक को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी क्लियर एंड इन सिंपल लैंग्वेज। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए फीडबैक। वेल इन टाइम, डिलेड फीडबैक इज ऑफ नो यूज। जैसे अगर मैंने किसी को बुलाया है कि आज 2 बजे चलें, तो वो उस समय तो उसने कोई जवाब नहीं दिया जाने के लिए, और 3 बजे अगर वो फोन करता है कि हाँ मैं तैयार हूं, तो मैंने तो 2 बजे जाने को बोला था, 3 बजे को तो कोई फायदा नहीं ना। ठीक है, टाइम तो वो जो हमने डिसाइड किया था टाइम वो निकल गया, इसलिए डिलेड फीडबैक है। ये रिस्पॉन्स जो है उसने समय बीतने के बाद किया। मैंने तो प्लानिंग की थी फिल्म देखने की और 2 बजे का शो था, वो 3 बजे फोन कर रहे हैं, फीडबैक क्या हुई? कुछ नहीं। स्पेसिफिक और पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर के बाद में ना ब्रैकेट आनी है जो भूल गए हैं हम। फीडबैक जो है स्पेसिफिक और पार्टिकुलर होनी चाहिए। जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स इज ऑफ नो यूज, ये मैं लगा देता हूं ब्रैकेट, ठीक है। ये फीडबैक स्पेसिफिक और पार्टिकुलर होनी चाहिए। जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स इज ऑफ नो यूज। अगर हम किसी की भी कोई बात में कोई प्रॉब्लम हमें लग रही है किसी के मैसेज में, तो हमें प्रॉपर पॉइंट आउट करना चाहिए कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्रू और ऑनेस्ट, ये जो फीडबैक है ये ट्रू होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए। इम्पर्सनल, ये फीडबैक इम्पर्सनल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल रेवेलरी होनी चाहिए। सपोज करो कोई मेरा दोस्त मुझसे फोन करता है कि मैं आपकी कॉलोनी में एक प्लाट लेना चाहता हूं, और वो फलाने है ना राम सिंह जी, उनका है प्लाट, और आपकी राम सिंह से जब बनती नहीं है, ठीक है, आपकी क्या है उसके साथ पर्सनल रिवेलरी है कोई, ठीक है, और आप क्या कह देंगे उसको, अपने दोस्त को, ना ना उससे प्लाट कभी मत खरीदना, वो तो चोर है, वो पता नहीं जाली रजिस्ट्रियां बेच ले, क्या कर ले। ये कि आपको पर्सनल रिवेलरी है उसके साथ। ये फीडबैक क्या हो गई? गलत हो गई। आपने फीडबैक गलत दे दी, इफेक्टिव नहीं की, गलत दे दी, इम्पर्सनल नहीं है ये, आपने पर्सनल रिवेलरी को इन्वॉल्व कर लिया। ये तो उसको बाद में पता चल ही जाएगा कि आपने झूठ बोला था। सिमेंटिक बैरियर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से देखें। सिमेंटिक बैरियर्स अराइज, सिमेंटिक बैरियर्स कब अराइज होते हैं? व्हेन वर्ड, सिंबल और विजुअल यूज्ड इन द कम्युनिकेशन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पर्संस। जब हम कम्युनिकेशन में जो भी वर्ड्स, सिंबल्स और विजुअल्स, ग्राफ हो गए, पिक्चर्स हो गए, जो भी यूज करते हैं, वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मीनिंग कन्वे करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू डिफरेंस इन लैंग्वेज, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है हर एक की अलग अलग होती है। एजुकेशन लेवल हमारा अलग अलग होता है, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है वो अलग अलग होती है, और हमारा प्लेस ऑफ ओरिजिन भी अलग होता है। द टर्म्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय द आर्ट्स स्टूडेंट। इंजीनियरिंग के जो लोग होते हैं उनका एक अपना ही पढ़ाई का फील्ड होता है, उनको
कुछ स्पेसिफिक टर्म्स, कॉम्प्लेक्स टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स सिखाई जाती हैं। अगर हम वही टर्म्स आर्ट्स स्टूडेंट्स को बोलकर बताएंगे तो उनकी बात को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके एजुकेशन फील्ड ही अलग है। डिफरेंट लैंग्वेजेस और लेक ऑफ कॉमन लैंग्वेज कैन क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन कम्युनिकेशन। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स के साथ बात कर रहे हैं, अगर हमारी लैंग्वेज कॉमन नहीं है, हमारी लैंग्वेज सपोज करो डिफरेंट है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी वाला है, कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई तमिल, लैंग्वेज अलग अलग होने के कारण हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। ए चाइनीज एंड एन इंडियन मे फेस दिस बैरियर इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉमन लैंग्वेज। यही हाल बॉर्डर पर खड़े हमारे चाइनीज और इंडियन आर्मी के जवानों के साथ होता है, क्योंकि वो बैरियर्स प्रॉब्लम हो जाती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, ये सिमेंटिक प्रॉब्लम है। मल्टीपल मीनिंग और स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड कैन क्रिएट द प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। कई बार एक हम कोई वर्ड बोलते हैं, उस वर्ड के अगर हम उसको राइटिंग में लेते हैं तो दो अलग अलग वर्ड्स निकलते हैं, बोलने में एक ही दिखाई दे रहा है, पर कई बार एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स भी हो जाते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम भी सिमेंटिक बैरियर्स क्रिएट करती है। वर्ड्स विद सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन। जैसे ये एक वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है इसको छोड़कर, जैसे इस मिठाई को छोड़कर, जैसे एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ स्वीट्स, आई लाइक एवरी टाइप ऑफ स्वीट्स, इसको छोड़कर। ठीक है। दूसरा एक्सेप्ट है, ये बोलने में एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक जैसे लग रहे हैं कि आई एक्सेप्ट दी प्रमोशन, में उसको एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है। ये FAIR है फेयर, ये है मेला, हम मेले में जाएंगे। ये है फेयर FARE, ये है किराया। ये बोलने में दोनों फेयर एक जैसे हैं। इस फेयर का क्या मतलब है? दूसरे वाले का किराया। कौंसिल, कौंसिल और कौंसल बोलने में ये भी दोनों लफ्ज एक जैसे दिखाई देते हैं। एक कौंसिल है ग्रुप ऑफ पर्संस इलेक्टेड टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी कौंसिल का मतलब है किसी को परामर्श देना, या इसका मतलब है एडवोकेट, लायर। और एक प्रिंसिपल है जो किसी इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, और एक प्रिंसिपल्स हैं जो सिद्धांत होते हैं। अगर हम इन वर्ड्स को यूज करने में एक वर्ड्स की बजाय हम किराए की बात करते हैं और हम फेयर की बजाय फेयर यूज कर लेते हैं कि आई विल चार्ज दिस फेयर FAIR, तो ये क्या हो गया? जिसको भी आपका मैसेज पहुंचेगा या कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कुछ भी प्रॉपर अगली समझ नहीं आएगा। इस टाइप के बैरियर्स भी क्रिएट होते हैं। और हमको जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो इस टाइप के वर्ड्स जो है उसका खास ध्यान रखना है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय इनकोडिंग अ मैसेज। मैसेज को इनकोड करने से क्या मीनिंग होता है? Encoding means the creation of message which you want to communicate with other person. On the other hand, decoding means interpreting the meaning of the message. इनकोडिंग का मीनिंग होता है मैसेज को क्रिएट करना, दूसरी तरफ डिकोडिंग का मीनिंग होता है मैसेज के मीनिंग को इंटरप्रेट करना। In the process of encoding, the sender, that is encoder, uses verbal methods, spoken words, and non-verbal method. For example, written words, body language, hand gesture, face expressions, or visual method to convey his message, and the sender believes the receiver, that is the decoder, will understand the same. इस इनकोडिंग के प्रोसेस में सेंडर अपनी बात कहने के लिए वर्बल, नॉन वर्बल या विजुअल मेथड को यूज कर सकता है, और सेंडर को इस बात का विश्वास होता है कि रिसीवर जो कि डिकोडर है वो उसकी बात को समझ लेगा। For example, Tata company wants to convey their message to you to buy its tea. They will create an ad for the purpose and you will see or hear it on TV, radio or other social media. You will interpret and understand the message what has been said.
एग्जाम्पल के तौर पर टाटा कंपनी अपनी चाय बेचना चाहती है, वो आपको मैसेज कन्वे करना चाहती है कि आप उसके प्रोडक्ट को खरीदें। इसके लिए वह एक एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे और आप इस ऐड को टीवी, रेडियो या दूसरे सोशल मीडिया पर देख भी सकते हैं और या सुन सकते हैं। उस ऐड को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि जो एडवर्टाइजर है वो आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। Role of language in communication. अब हमारा अगला टॉपिक है कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में लैंग्वेज का क्या रोल होता है। Language plays an important role in communication. Language allows us to share our ideas, thoughts, and feelings with others. By learning a foreign language, you can understand ideas and thoughts that may be different from your own culture. लैंग्वेज जो है हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। लैंग्वेज से हम अपने आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो इससे हमें दूसरों के आइडियाज़ और थॉट्स को जानने का समय मिलता है जो कि हमारे कल्चर से डिफरेंट हो सकते हैं। In the communication process, both the sender and the receiver must be reasonably comfortable in the language used. If either side is not able to understand the language, it leads to a communication failure. In journalism, language plays an important role. The use of appropriate words and proper tone of language may help the speaker win hearts. कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सेंडर और रिसीवर दोनों को यूज़ की गई लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर किसी भी पार्टी को, चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर हो, अगर उसको वह लैंग्वेज जिसमें कम्युनिकेशन की जा रही है वो समझ नहीं आ रही तो इससे कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है। जर्नलिज्म में लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट रोल है। जब हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें लैंग्वेज में यूज़ किए गए वर्ड्स को प्रॉपरली ध्यान से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि सपोज करो हम तमिलनाडु में जाकर अपना कोई लेक्चर करते हैं और वह लेक्चर हम हिंदी में करते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ के लोगों को हिंदी में हमारा लेक्चर समझ ना आए, क्योंकि वहाँ पर आमतौर पर तमिल भाषा बोली जाती है। इससे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन यानी कि कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है। अगला है What steps can be taken to overcome the barriers to communication? पिछले वीडियोस में हमने किया था कि बैरियर्स के कम्युनिकेशन के रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, जैसे फिजिकल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इनअटेंशन ऑफ द रिसीवर। इन सब को दूर करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? The following steps can be taken to overcome the barriers to communication. Number 1 है clear ideas. The person sending the communication should be very clear in his mind about what he wants to say. कम्युनिकेशन भेजने वाले व्यक्ति को मन में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वह क्या बात कन्वे करना चाहता है। Number 2 है simple language, tone and content. It is better to use simple language. Tone of the message should be soft. Contents of the message should be brief. हमें कोई भी मैसेज भेजने के लिए सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए। हमारे मैसेज की टोन जो है वह सॉफ्ट होनी चाहिए और मैसेज के कंटेंट्स भी हैं वो बिल्कुल ब्रीफ होने चाहिए। Number 3 है communicate according to the need of the receiver. The sender of the communication should prepare the message keeping in mind the level, understanding or environment of the receiver. मैसेज भेजने वाले को इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि रिसीवर का माइंड का लेवल क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसका इन्वायरमेंट कैसा है। Number 4 है speak slowly. While communicating orally, the communication should be done at a suitable speed so that the receiver may not miss the important points. जब हम किसी से फेस टू फेस या टेलीफोन पर बात कर रहे हैं
तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी कम्युनिकेशन की स्पीड यानी कि बोलने की स्पीड सूटेबल रखें, ताकि सुनने वाला कोई भी है उस वह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस ना कर सके, वो हमारी बात को प्रॉपरली समझ सके। Fifth, asking questions. By asking questions, the speaker can ensure whether his message has been properly understood by the receiver or not. जो बोलने वाला व्यक्ति है वह बीच बीच में क्वेश्चंस पूछकर ये पता लगा सकता है कि रिसीवर को उसका मैसेज प्रॉपरली मिला है या नहीं। जैसे सपोज करो एक क्लास में टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, उसका टॉपिक है व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो अपने स्टूडेंट से ये लेक्चर खत्म होने पर पूछ सकता है कि मैंने आपको कितने मेथड्स करवाए हैं कम्युनिकेशन के। Sixth, use of pictures. When you are having trouble in explaining a difficult concept or you are speaking to a group of people with different native languages, use of pictures and diagrams can be the solution. अगर आप किसी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं या आप एक ग्रुप ऑफ पीपल से बात कर रहे हैं जिनको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं, यानी कि कोई हिंदी बोल रहा है, कोई तमिल है, कोई गुजराती है, उनके ग्रुप से आप बात कर रहे हैं, उस समय आप पिक्चर्स और डायग्राम्स की सहायता से उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। Next, explain the term medium and a communication channel. How the medium can create problems in the communication process. कम्युनिकेशन के चैनल में मीडियम टर्म का क्या मीनिंग है और कम्युनिकेशन के प्रोसेस में मीडियम कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। In the communication process, a medium means the channel or means by which message is sent. कम्युनिकेशन के प्रोसेस में मीडियम का मीनिंग है चैनल और मींस जिसके द्वारा मैसेज भेजा जाता है। The medium used to send a message may range from an individual's voice, writing, clothing, and body language to forms of mass communication such as newspapers, televisions, and the internet. मैसेज भेजने के लिए कई मीडियम यूज किए जा सकते हैं, जैसे आदमी की अपनी आवाज़, उसकी राइटिंग, क्लोथिंग, बॉडी लैंग्वेज, और इसके अलावा मास कम्युनिकेशन के मीडियम भी हैं जैसे न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न या इंटरनेट। ये हमारे सामने पिक्चर आ गई है जिसमें दिखाया गया है कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीडियम्स हम यूज़ कर सकते हैं। इनमें ईमेल, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, बॉडी लैंग्वेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल है। The medium may create a problem such as noise which may interfere with the communication. The noise may cause misunderstanding of the message or even disrupt the message completely. मीडियम जो है हमारी कम्युनिकेशन के रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे नॉइस क्रिएट हो सकती है। इस नॉइस के कारण हो सकता है मैसेज दूसरे को प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना हो या पूरी तरह उसको मैसेज समझ ही ना आए। सपोज करो हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं या टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारे आसपास या दूसरी तरफ जो रिसीवर है उसके आसपास कोई नॉइस है, तो इस नॉइस के कारण हमारा मैसेज जो है आप वो या दूसरी तरफ समझ नहीं आएगा या हम उसकी बात को समझ नहीं पाएंगे। Next, what are the basic principles of an effective communication, or what are the 7 C's of effective communication? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मूल सिद्धांत कौन से हैं या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's क्या होते हैं? Number 1, clarity. Clarity means emphasizing a specific message or goal at a time rather than trying to cover too many items in one communication. जब हम किसी को कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक मैसेज या सिर्फ एक गोल पर ही एक समय केंद्रित होना चाहिए। हमें एक कम्युनिकेशन करते समय टू मेनी आइटम्स को कवर नहीं करना चाहिए। Number 2 है completeness. The message must be complete. It should convey all the information required by the receiver
or audience. For example, if there is a query from a customer, you must give him complete reply within a short span of time. दूसरा पॉइंट है कंप्लीटनेस। हम जब भी किसी को कोई मैसेज करते हैं वह पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए और उसमें रिसीवर के द्वारा मांगी गई सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में अगर हमारे पास कोई कस्टमर क्वेरी लेकर आता है तो हमें उसको कंप्लीट रिप्लाई और विद इन ए शॉर्टेस्ट टाइम देना चाहिए। जैसे सपोज करो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन पर आपके पास कस्टमर ने कोई क्वेरी डाली है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपको उसका रिप्लाई तुरंत देना चाहिए। अगर आप आज के युग में 2-3 दिन बाद उसके ईमेल का जवाब देंगे तो वह कस्टमर हो सकता है किसी और शॉप से ही वो आप प्रोडक्ट को खरीद ले। Number 3. Conciseness. Using least possible words saves time of both sender and receiver. आज के समय में किसी के पास भी ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें जो भी अपनी बात कन्वे करनी है वो कोशिश करनी चाहिए कम से कम पॉसिबल वर्ड्स में करें अपनी बात को कन्वे। इससे सेंडर और रिसीवर दोनों का समय बचता है। 4. Concreteness. It means being clear rather than vague, general or confused. Concrete message is supported by facts and figures. जब हम कोई भी मैसेज कन्वे करते हैं तो वह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कंक्रीट मैसेज हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित होता है। सपोज करो हम किसी बैंक में कार्यरत हैं और हमें ड्यूटी दी गई है कि हम लोगों से फिक्स डिपॉजिट कलेक्ट करें, तो हम अगर कोई कस्टमर हमसे आकर पूछता है कि आप फिक्स डिपॉजिट पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, तो हम उसको सपोज करो मैं IDFC बैंक में हूं तो मैं उसको बताऊंगा कि आजकल हम 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, पर हमारे पास ये भी फिगर होनी चाहिए कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ज़्यादा है दूसरे बैंक से। हमारे पास दूसरे बैंक जैसे स्टेट बैंक, ICICI, HDFC, उन सभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट होना चाहिए। यानी कि हम उस कस्टमर को प्रॉपरली फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कन्विंस कर सकें कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वह सबसे ज़्यादा बढ़िया है और सबसे ज़्यादा FD पर इंटरेस्ट दे रही है। 5th है consideration. Consideration implies stepping into the shoes of others. The sender must take into consideration the receiver's opinions, knowledge, mindset, background, etc. in order to have an effective communication. कंसिडरेशन का मीनिंग होता है कि हम दूसरे के स्थान पर रहकर सोचें कि वो कैसा महसूस कर रहा है। हम जब भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिसीवर के ओपिनियंस क्या हैं, उसकी नॉलेज क्या है, उसका माइंडसेट क्या है और उसकी बैकग्राउंड क्या है। 5th, correctness. It means that there are no grammatical, spelling or punctuation errors in the communication being sent. हमें कम्युनिकेशन करते समय ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मैसेज में कोई ग्रामेटिकल, स्पेलिंग या पंक्चुएशन के एरर ना हो। सपोज करो हम किसी को कहते हैं एक लफ्ज है रुको मत जाओ, ये जो हमने लिख दिया इसकी कोई सेंस नहीं बनती। हम उसको रुकने के लिए कह रहे हैं या जाने के लिए कह रहे हैं, यहां पर पंक्चुएशन की कमी है। अगर हम उसको कहते हैं रुको मत जाओ, इसके लिए हम कह रहे हैं कि रुक जाओ मत जाओ। अगर हम यहां पर रुको जो है इसको क्लियर करते हैं रुको मत जाओ, यानी कि पंक्चुएशन अगर हम पहले लगा लेते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। अगर हम रुको मत के बाद में ये पंक्चुएशन लगाते हैं तो इसका मतलब अलग हो जाता है। कोई सेंस ही नहीं निकलती इसकी। नेक्स्ट है 7th, courtesy. A courteous message is politely worded. Be respectful to the receiver. हमें जब भी किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो हमें मैसेज को पोलाइट वर्ड्स यूज करने चाहिए। हमें हमेशा रिसीवर जो दूसरी तरफ ऑडियंस है उसकी तरफ रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। Next time, what do you mean by graphic communication? ग्राफिक कम्युनिकेशन का
क्या मीनिंग होता है। Graphic communication, as the name suggests, is communication by graphical elements. It involves the use of visual materials such as maps, graphs, tables, diagrams, drawings, photographs, slides, and sketches. जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ग्राफिक कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जिसमें हम ग्राफिकल एलिमेंट्स को यूज करते हैं। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में हम विजुअल मटेरियल जैसे मैप्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डायग्राम्स, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, स्लाइड्स और स्केचेस को यूज करते हैं। Graphic communication is one of the most powerful tools available to communicate data, ideas, concepts, messages, instructions, and emotions. अगर हम किसी को डाटा, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, मैसेजेस एक्सेट्रा कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ग्राफिक कम्युनिकेशन जो है हमारे पास कम्युनिकेशन का एक मोस्ट पावरफुल टूल है। The visual images make use of colors, textures, and shapes. Graphical representation has the power to reach beyond language, educational background, national geographics, and age so as to reach a much larger audience. विजुअल इमेजेस में हम डिफरेंट टाइप्स के कलर्स, टेक्सचर्स और शेप्स को यूज करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो लैंग्वेज, एजुकेशनल बैकग्राउंड, नेशनल ज्योग्राफीज और एज से ऊपर उठकर हमें बहुत ज्यादा ऑडियंस तक रीच देती है। Visual images are easily identifiable and memorable, which often leave a lasting impression on viewers than written words alone. In any given day, a single person will see hundreds of examples of graphic communication in the form of advertisements, signage, logos, labels, maps, drawings, diagrams, and instructional graphics. When professional organizations prepare reports, they usually use the mode of graphical presentations. विजुअल इमेजेस जो है वो हमारे मन पर लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं। किसी भी दिन पर हम अगर बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर सैकड़ों एडवर्टाइजमेंट्स, लोगोस और लेबल्स बाजार में लगे होते हैं। जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती हैं वो ज्यादातर ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस यूज करती हैं। What is the role of environment in communication? The physical environment has an important role to play in communication. Many aspects of environment such as location, temperature, weather, or time of day affect communication. Environment can have negative or positive effects on communication. Noise of machines in factory create disturbances in communication. If the door and blinds in your office are always closed, it sends the message that you are uninterested in communicating. If your office or shop or coaching classroom is on a very busy road, the noise produced by various vehicles can prevent communication and reduce your productivity. The location and inner decoration of your shop also conveys something. A conversation with someone on roadside during a windy day faces obstacles in communication that might not be present in a room on a sofa. So many aspects of environment present different barriers for effective communication. अब थोड़ा सा समझ लीजिए। इन्वायरमेंट जो होता है वो कम्युनिकेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इन्वायरमेंट के कई एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे लोकेशन, टेम्परेचर, वेदर और टाइम ऑफ डे। ये कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम एक एक करके करते हैं कि ये लोकेशन और टेम्परेचर वगैरह हमारे कम्युनिकेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। सपोज करो हम किसी फैक्ट्री में हैं और उस फैक्ट्रीज में बहुत सी मशीन्स चल रही हैं जिनके कारण बहुत नॉइस हो रहा है। सपोज करो उसी समय कोई टेलीफोन कॉल आ जाती है मोबाइल पर, हम उसको अटेंड करते हैं। क्योंकि मशीन्स का नॉइस बहुत ज़्यादा है तो हम इसलिए उसकी बात को प्रॉपरली सुन नहीं पाएंगे
और सुनने वाला भी हमारी बात को प्रॉपरली सुन नहीं पाएगा। इसलिए ये कम्युनिकेशन के रास्ते में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इन्वायरमेंट की तरफ से। दूसरा है हमारे पास पॉइंट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर भी है जो हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। अब ये देखते हैं कैसे इफेक्ट करता है। सपोज करो आप बाइक पर जा रहे हैं, धूप बहुत तेज है, उसी समय आपको फोन कॉल आया, आपने अपनी बाइक रोकी और फोन देखा कि किसी आपके मित्र का फोन है, आप उसका फोन अटेंड करते हैं, वो आपसे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता है, तो आप क्या कहेंगे? उस गर्मी में आपका नेचुरल रिएक्शन होगा, आप फोन उठाएंगे और कहेंगे भाई मैं तो सड़क पर हूं, धूप बहुत तेज है, घर में जाकर आपसे आराम से बैठकर बात करता हूं। इस तरह जो हमारा बाहर का टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का, वो भी हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। अब अगला पॉइंट है वेदर, कि वेदर जो है वो हमारी कम्युनिकेशन को कैसे अफेक्ट करता है। सपोज करो आप ट्यूशन से घर आ रहे हैं पैदल, और उसी समय आपका एक मित्र जो आपकी ट्यूशन पर नहीं गया था, वो आपसे फोन पर पूछ रहा है, चाहता है कि आज मैडम ने आपको क्या क्या टॉपिक करवाए, तो आप क्या करेंगे? उसका फोन पिक करेंगे। सपोज करो उसी समय बारिश हो रही है, आप उसके फोन पिक करके कहेंगे मेरे दोस्त मैं अभी बाहर हूं, बारिश तेज हो रही है, इसलिए आराम से घर में बैठकर बात करूंगा। इसलिए जो रेनी वेदर है आपका बार हो रहा है, इसके कारण, वर्षा के कारण आप उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे और आप घर पर जाके बात करेंगे। अगला पॉइंट आ गया टाइम ऑफ द डे, कि दिन का समय है, रात का समय है या दोपहर, ये भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। वो कैसे? सपोज करो आप अपने किसी दोस्त को किसी विषय में कोई बात करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर, आप उसको ऑफिस में फोन करते हैं दिन के समय, वो आपका फोन पिक करता है, आपका कम्युनिकेशन पूरा होता है, वो आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको जवाब दे देता है। पर सपोज करो अगर आप रात को उसको फोन करते हैं, तो हो सकता है वो उस समय खाना खाने बैठा हो या उसकी सोने की तैयारी हो, तो हो सकता है कि वो आपको फोन को पिक करके यही जवाब दे, भैया मैं बहुत थका हुआ हूं, रात का समय, मैं सोने जा रहा हूं, सुबह बात करेंगे। ठीक है, इस तरह टाइम ऑफ द डे भी जो है वो कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। अगली बात है इन्वायरमेंट जो है हमारे कम्युनिकेशन को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से इफेक्ट करता है। अगर हमारे ऑफिस के डोर्स या ब्लाइंड्स हमेशा बंद रहते हैं, तो इससे दूसरों को क्या मैसेज आता है कि हम किसी से कम्युनिकेशन करने को तैयार नहीं है। इसी तरह अगर हमारा ऑफिस, शॉप या कोचिंग क्लासरूम एक बिजी रोड पर है, जहां पर हर समय वेहिकुलर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, व्हीकल्स के द्वारा बहुत ही नॉइस क्रिएट किया जा रहा है, तो वहां पर कम्युनिकेशन में हम आपस में अगर बैठे ऑफिस में या शॉप में बैठ के किसी से बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। इसी तरह हमारी शॉप की लोकेशन और इनर डेकोरेशन भी कुछ कहती है लोगों को। वो क्या कहती है कि अगर आपकी लोकेशन दुकान की बढ़िया है, इंटरनली आपने अच्छी तरह से डेकोरेशन करवाई हुई है, तो कस्टमर्स जो है वो अपने आप आपकी दुकान की तरफ अट्रैक्टिव होंगे। अगर आप सड़क पर खड़े होकर किसी से बात करते हैं, तो इधर उधर का नॉइस भी बहुत होता है, तो आप प्रॉपरली बात उससे नहीं कर पाते किसी से भी। पर अगर आप वही बात अपने घर में बैठकर आराम से सोफे पर किसी से फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं या किसी से मोबाइल पर बात करते हैं, तो आपकी कन्वर्सेशन आसानी से हो जाती है। आप अपनी बात पूरी तरह से कह सकते हैं और उसकी बात सुन भी सकते हैं। इस तरह इन्वायरमेंट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रास्ते में डिफरेंट तरह के बैरियर्स क्रिएट करते हैं। Next, what do you understand by barriers to communication? We require to communicate with many people for personal and professional purpose. But while communicating, we may face many hurdles or problems. Sometimes the message is not passed properly or gets lost. There are chances of misunderstanding between the sender or the receiver. A barrier to communication is anything that prevents or disturbs the sending or receiving of a communication. Barriers to communication may be physical, environmental, personal, lack of mutual trust, premature evaluation और semantic. Semantic ठीक है? barriers. अब हमारे पास क्वेश्चन है
कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होते हैं। कम्युनिकेशन के रास्ते में आने वाली रुकावट क्या होती है। वह कोई भी चीज हो सकती है जो हमारी कम्युनिकेशन के रास्ते में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, उस किसी भी चीज को हम बैरियर टू कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, हम हर रोज अपने पर्सनल पर्पस के लिए या प्रोफेशनल पर्पस के लिए किसी ना किसी से कम्युनिकेशन करते रहते हैं, और इसके रास्ते में भी है जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कई बार तो हमारा मैसेज किसी दूसरे को बिल्कुल ही नहीं पहुंचता या प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता। ये बैरियर टू कम्युनिकेशन है, इनको हम कई टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है हमारे पास फिजिकल। ठीक है, फिजिकल क्या होता है, सपोज करो ये पर्सन ए है, वो किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहा है बी से, ये उससे काफी दूर, सपोज करो 20 फुट दूर है, वो उसको आवाज से, ऊंची आवाज से बात कर रहे हैं। हो सकता है उसकी आवाज इसको इतनी दूरी तक ना जाए, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हो सकता है उसका मैसेज को प्रॉपर समझ में ना आए या बिल्कुल ही समझ में ना आए। इसलिए फिजिकल जो बैरियर है उसकी एग्जांपल है डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, कि दूरी के कारण उसको उसकी आवाज समझ में नहीं आई। हमारा दूसरा पॉइंट है इन्वायरमेंटल बैरियर। इन्वायरमेंटल बैरियर जैसे मैंने पिछले एक पॉइंट में डिस्कस किया था, इन्वायरमेंटल बैरियर क्या होते हैं, कोई भी नॉइज जो कि व्हीकल्स के द्वारा होती है, या हो सकता है कि मशीन्स के द्वारा भी जो नॉइज प्रोड्यूस की जा रही है, उसके कारण आपकी कम्युनिकेशन में कोई रुकावट पैदा हो। पर्सनल, अगला पॉइंट है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या होता है, इनएडिक्वेट अटेंशन, कि आप किसी से बात कर रहे हैं, वो पहले ही किसी और काम में बिजी है और वो आपकी बात को प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पा रहा है, जिससे कि आप जो भी उससे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं वो आपकी बात को प्रॉपरली नहीं समझ पा रहा। जहां हो सकता है कि उसके पास, जिससे आप बात कर रहे हैं, उसके पास प्रेशर ऑफ टाइम हो। सपोज करो एक आपका दोस्त है, आप उससे मिलने के लिए गए हैं, उससे कुछ बात करनी है, पर उसने आगे एक फ्लाइट पकड़नी है, बाय एयर उसने कहीं जाना है। सपोज करो आप उसके पास गए 8 बजे, उसने 9 बजे फ्लाइट पकड़नी है, वो तो घर से निकलने वाला है, उसके पास प्रेशर ऑफ टाइम है, वो आपकी बात को प्रॉपरली नहीं सुन पाएगा। वो यही कहेगा, भैया मैं जा रहा हूं, मेरे पास बहुत कम समय है, मैं आपकी बात को फोन पर बाद में आपसे प्रॉपर बात करूंगा। अगला पॉइंट है लेक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। हो सकता है कि जो आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है, आपको उस पर विश्वास ही ना हो, आप उसी के द्वारा की गई किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, चाहे वो सच ही बोल रहा हो। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन क्या होता है कि कई बार कुछ लोग किसी भी बात को सुनने या पढ़ने से पहले ही अपने मन में कोई जजमेंट बना लेते हैं। यह है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। ये भी कम्युनिकेशन के रास्ते में एक बैरियर है, प्रॉब्लम है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है सिमेंटिक बैरियर। इस पर आमतौर पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर्स में। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, कई बार होते हैं कि एक ही वर्ड, वन वर्ड है जो वो ही डिफरेंट पर्संस के लिए डिफरेंट मीनिंग रखता है। वो क्यों एक ही वर्ड डिफरेंट मीनिंग कैसे रख सकता है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है जिसमें हम बात करते हैं, लिखते हैं, वो डिफरेंट पर्संस की डिफरेंट होती है। इसके अलावा हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो हम पढ़े लिखे कितने हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। किसी की एजुकेशन कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। हमारा एज फैक्टर भी हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा कल्चर है, ये भी इस बात को इफेक्ट करता है कि हम किसी की बात को कैसे लेते हैं, कि किसी ने जो बोला है उसको कैसे लेते हैं। सपोज करो एक चाइनीज है, ठीक है, वो बात करेगा चाइनीज में, और दूसरी तरफ हमारे बॉर्डर पर है इंडियंस, वो चाइनीज में बात कर रहे हैं, वो इंडियन लैंग्वेज में। इंडियन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, तमिल भी हो सकती है। इसलिए ये इनके आपस में कम्युनिकेशन बैरियर आएगा लैंग्वेज की तरफ से। ठीक है, इसी तरह सपोज करो कोई पढ़ रहा है, कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज ले लें, कंप्यूटर का कोई आदमी है, दूसरी तरफ आर्ट्स का है, वो कंप्यूटर की तरफ यूज करेगा अपनी लेवल पे, और आर्ट्स का स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाएगा। इसी तरह कई बार क्या होता है कि एक वर्ड है, उसकी प्रोनाउंसिएशन बोलने में एक जैसी है, स्पेलिंग्स अलग अलग हैं, पर बोलने में एक जैसे लगते हैं। जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ये प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, पर अगर हम
लिखने में इनको यूज करें। सपोज करो हमने यूज करना था आई एक्सेप्ट प्रमोशन और लिखने में हम लिख देते हैं आई एक्सेप्ट प्रमोशन, तो इसका क्या हुआ कि कम्युनिकेशन के रास्ते में बैरियर आ गया, क्योंकि एक वर्ड था जिसके प्रोनाउंसिएशन तो सेम थी पर लिखने में उसके स्पेलिंग अलग अलग थे। ठीक है। Body language. Broadly speaking, your body language comprises the following three components. Number one, eye contact. It is a direct and powerful tool of communication. Your eye contact shows that you are taking interest in others. On the other hand, when a person is talking with you and you are not making eye contact with him, it shows that you are taking no or less interest in his talks. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। पिछले टॉपिक्स जो हमने किए थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि 3 मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के। वो कौन कौन से हैं? 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हमने पिछले किए थे वर्बल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या होता है? जो हम बोलकर किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा मेथड था कम्युनिकेशन का Non-verbal. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 3 सब टाइप्स हैं। वो क्या क्या है? एक तो है हम लिख कर ईमेल के थ्रू, लेटर्स के थ्रू या किसी भी माध्यम से अगर लिखते हैं, लिखकर किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो वह रिटन वर्ड्स के थ्रू कन्वर्सेशन होती है। दूसरा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज, जो हम इस टॉपिक को कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा है अपीयरेंस, हमारी क्लोथ्स कैसे हैं, ज्वेलरी, ये चीजें जो है ये अपीयरेंस में आती हैं। और तीसरी जो मेथड है कम्युनिकेशन का वो है विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है। इस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो बॉडी लैंग्वेज, ये जो हम कर रहे हैं टॉपिक बॉडी लैंग्वेज, ये वन ऑफ द नॉन वर्बल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कि किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए अगर हम नॉन वर्बल मेथड यूज करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज उनमें से एक है। बॉडी लैंग्वेज के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। क्या है? आई कॉन्टैक्ट। ये कम्युनिकेशन किसी से अगर हम कर रहे हैं तो ये आई कॉन्टैक्ट एक पावरफुल टूल है। अगर हम किसी से बातचीत करते समय उसे आई कॉन्टैक्ट बनाकर रखें तो इससे क्या लगता है, दूसरे को लगता है कि ये मुझको इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है। पर अगर कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है और आप अपना ध्यान इधर उधर भटका देते हैं, इधर उधर करते हैं या नीचे देखना शुरू कर देते हैं तो उससे दूसरा पर्सन जो आपके सामने खड़ा है उसको लगता है कि ये मुझको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा या ये बात में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। नंबर 2 है head movement. When 2 or more persons are talking with each other, you will notice that in addition of the movement of their mouths and change in their facial expressions as they talk, they move their heads in quite random way. Improper head movements can quickly sour a relationship. दूसरा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज का हेड मूवमेंट। हेड मूवमेंट क्या है? सपोज करो आपके सामने 2 या 2 से ज्यादा पर्सन खड़े हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, आप सिर्फ दूर से देख रहे हैं। आप देखेंगे कि जब वो आपस में कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं तो सिर्फ उनके माउथ ही नहीं हिलते, लिप्स ही नहीं हिल रहे, बल्कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन ही चेंज हो रहे हैं। जैसे हो गए हैं, ऐसे कैसे हो गया, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, बल्कि फेशियल एक्सप्रेशन उनके साथ साथ चेंज हो रहे। इसके अलावा वो अपने हेड्स को भी साथ साथ हिलाते रहते हैं। चलिए आज आपको छुट्टी है, हाँ मुझे छुट्टी है, बल्कि कोई ना कोई उनकी हेड की मूवमेंट होती रहती है। अगर सपोज करो वो कहता है कि आज मैं छुट्टी, तो आओ बाजार चलें, तो वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं जा सकता, बल्कि हेड उसकी मूवमेंट हो रही है। अगला पॉइंट है इम्प्रॉपर हेड मूवमेंट्स अगर करते हैं आप तो इससे आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। सपोज करो किसी को चोट लग गई है, ठीक है, तो आप उस पर कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बल्कि आप ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं हेड की, तो इससे आपके रिलेशन उससे खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो सोचेगा कि मुझको चोट लगी है तो ये मुझ पर हंस रहा है। Third, facial expressions. Our facial expression often reflect the emotions. There are 6 main facial expressions that indicate whether we are happy, sad, surprised, angry, disgusted, or afraid. Further,
Body language also comprises voluntary and involuntary movement of parts of the body such as hands, feet, legs and shoulders, leading to the expression of feelings such as nervousness, excitement and anxiety. फेशियल एक्सप्रेशन जो है ये भी बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है। हमारे जो फेस पर जो एक्सप्रेशन होते हैं वो हमारे इमोशंस को शो करते हैं। हमारे फेस के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि क्या हम हैप्पी हैं, सैड हैं, या किसी चीज पर सरप्राइज हो गए हैं, या गुस्से के मूड पे हैं, या अपसेट हैं, या अफ्रेड हैं। बॉडी लैंग्वेज में बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना उनकी वॉलंटरी या इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है। वो कोई भी पार्ट्स हो सकते हैं जैसे हैंड्स, फीट, लेग्स। सपोज करो मैं बैठा हूं और मेरे सामने जो क्वेश्चन पेपर आया है वो मुझे आता नहीं है, मुझे डर लग रहा है कि मैं क्या लिखूं, तो हो सकता है मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे करता जाऊं। ठीक है, इससे क्या शो होता है कि आप नर्वस हैं। ठीक है। Next, writing skills. The ability to write meaningful sentences, paragraphs which a reader can easily understand is termed as excellent writing skills. We require effective writing skills in almost every industry and for every job. A well-written resume with no spelling or grammatical mistakes is essential if you want a new job. In office, we are required to write emails to peers, managers and clients. अगर सबसे पहला हमारे पास अब क्वेश्चन है राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं। अगर आप लिखने के लिए छोटे छोटे मीनिंगफुल सेंटेंस लिखें और छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखें जो कि पढ़ने वाले को आसानी में समझ में आ जाए, तो इससे क्या होता है, दूसरे को देखने वाले को लगता है कि आपके पास गुड राइटिंग स्किल्स हैं। ठीक है, हम किसी भी फील्ड में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए। सपोज करो हमने किसी न्यू जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है या वैसे लिखकर भेजना है किसी को बाय पोस्ट, तो जो हम रिज्यूम लिखते हैं अपना, उसमें यह हमें देखना चाहिए कि उसमें कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। अगर आप उस रिज्यूम में स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि जिसने आपको सिलेक्ट करना है वो क्या करेगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप ऑफिस में हैं तो हम सभी को अपनी ईमेल्स लिखनी पड़ती हैं, अपने सीनियर को, जूनियर को और क्लाइंट्स के साथ भी ईमेल्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ती है। Whether your job requires a lot of writing or not, people may remember even a few grammatical errors and spelling mistakes from your content. And these minor mistakes may make you seem less capable at the workplace. Even the digital age has not reduced the need for writing. Be it emails, online chat, conversations, faxes, or websites updates, all these require excellent writing skills. The reader will form an opinion of you, the author, based on both the content and presentation, and errors are likely to lead them to form a negative impression. The clearer the communication is, the greater will be the chance of a high success rate. हो सकता है आपकी जॉब में आपको लिखना पढ़ना ज्यादा ना करना पड़े, हो सकता है आपकी जॉब जो है टेक्निकल नेचर की हो, आप किसी और ऐसे फील्ड में जहां राइटिंग की जरूरत ही कम पड़ती है, पर कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ता है। सपोज करो छोटी सी आपको एप्लीकेशन ही लिखनी पड़ती है। ठीक है, पर अगर आप उस एप्लीकेशन लिखने में कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर कर देते हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, तो जो आपके साथी हैं वो उसको जरूर याद रखेंगे। और ये जो आपने छोटी छोटी मिस्टेक्स की हैं एप्लीकेशन लिखने में, इससे क्या होता है, आपका इंप्रेशन जो है अपने साथियों पर गलत जाता है और ऐसा लगता है कि आप उस जॉब के लिए कैपेबल ही नहीं है। चाहे आज का युग जो है इंटरनेट का है, पर आज भी हमें ईमेल्स पर लिखना पड़ता है, ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, फैक्स भेज रहे हैं, वेबसाइट को भी अपडेट करना पड़ता है। इन सब के लिए क्या चाहिए हमें, अच्छी राइटिंग स्किल्स। हम जो भी लिखते हैं, ठीक है, उसके बेस पर ही जो पढ़ने वाला है, हमारी जो भी हमने लिख दिया, जो हमारी उस रीडिंग को जो भी पढ़ेगा, उसके बेस पर वो हमारे बारे में एक इमेज बनाएगा। अगर हमारे लिखने में कोई एरर ज्यादा है तो हमारा जो नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा पढ़ने वाले पर। ठीक है, इसलिए होना क्या चाहिए कि कम्युनिकेशन हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
अगर कम्युनिकेशन क्लियर होगी तो हमारा सक्सेस रेट है जो वो भी बहुत ज्यादा होगा। Be it any field or any profession, writing skill is required. Children who start learning writing skills from an early age achieve high levels of academic success. Make simple, short, and precise sentences that are easy to read and understand. Develop your skills and abilities by reading more and more. Do good research on the topic you need to write. Writing is an art of expressing our views, ideas, and thoughts. Though writing seems easy while thinking about it, many times it results in unorganized and scattered pieces of information on paper. This often creates confusion or sends a wrong message. हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं या किसी भी और फील्ड में हैं, राइटिंग स्किल्स की तो जरूरत हर जगह पड़ती है। बच्चे जो हैं छोटे छोटे हैं, उनको चाहिए कि वे छोटी एज से ही अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू करें। इससे उनके जो एकेडमिक चांसेस है ना सक्सेस के, वो बढ़ जाते हैं। हमें क्या चाहिए, कुछ भी चीज लिखें, छोटे सेंटेंस लिखें, सिंपल लैंग्वेज यूज करें, ताकि जो पढ़ने वाला है वो आपकी बात को आसानी से समझ सके। हमें चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। इससे क्या होगा, हमारी स्किल्स और एबिलिटीज इंप्रूव होंगी। अगर हम इंग्लिश सपोज करो पढ़ते हैं, उसमें हमें चाहिए नोट करें कि कहाँ पंक्चुएशन लगनी है, कहाँ ग्रामेटिकल एरर हम कर रहे हैं। हम ज्यादा से किसी भी टॉपिक पर हमने जो लिखना है ना, हमें चाहिए उस टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें। राइटिंग क्या है, राइटिंग एक आर्ट है, हमें अपने व्यूज, आइडियाज या थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, देखने में ये लगता है कि राइटिंग बहुत आसान है, पर जब हम लिखते हैं और लिखते समय हम इंफॉर्मेशन अनऑर्गेनाइज्ड रूप में लिखते हैं, तो इससे दूसरे के पास बैड इफेक्ट जाता है हमारा, और इससे रॉन्ग मैसेज आता है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सपोज करो आपको कोई टॉपिक लिखने के लिए सपोज करो ऐसे दे दिया स्कूल में, माय फादर, आपने सारा ऐसे लिख दिया और अखीर में जाकर आपने लिख दिया माय फादर इज ए डॉक्टर। वो डॉक्टर वाली लाइन तो पहली दूसरी लाइन में आनी थी, आपने तो अखीर में अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपने अपना मैसेज आपको सारा आता है कन्वे करना है ना, उसको भी एक ऑर्गेनाइज रूप में कन्वे करना है। इससे जो है आपका जो इमेज जो है वो दूसरे की आंखों में बढ़ जाता है। A well-written business proposal attracts investors and probable partners. Clear and to the point emails can further impress possible buyers. All written communication should therefore be reread before sending to print or hitting the send button in the case of emails, as it is likely that you may notice problems when you read it fresh. Do the practice of writing daily. Writing skill should not be ignored but rather cultivated. Although not everyone may have good writing skills, improvements can always be done. आप सपोज करो किसी बिजनेस को हेड कर रहे हैं, मतलब कि आपका कोई बिजनेस है, आप चाहते हैं उसमें ज्यादा मतलब कि लोग इन्वेस्ट करें ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक अच्छी सी बनाई हुई ना रिटन बिजनेस प्रपोजल है, वो चाहिए। इससे क्या होंगे, जो भी आपके बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता है, जहां कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, कोई भी इन्वेस्टर है वो आप पे इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के। अगर आजकल आपको पता है इंटरनेट का जमाना है, हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, तो वो कोई भी चीज कर सपोज करो आपसे परचेज करना चाहता है, आप ऑनलाइन सेलर है, ठीक है, वो आपसे कोई क्वेरी मांग रहा है कि आपके प्रोडक्ट में ये स्पेसिफिकेशन है या क्या क्वालिटीज है, पर अगर आप उसको क्लियर और टू दी पॉइंट ईमेल का जवाब दे देंगे, मतलब कि आपकी ईमेल क्लियर होगी और टू दी पॉइंट और प्रॉम्प्ट होगी, तो इससे क्या होगा, आपके वो जो कस्टमर है प्रोस्पेक्टिव था, मतलब कि उसने बायर बनना था कि नहीं बनना था, पर उसके चांसेस जो है आपके बायर बनने के बढ़ जाते हैं। आज हम जो भी कोई सपोज करो लिखते हैं, उसी समय हो सकता है आप प्रिंट निकाल कर उसको थ्रू पोस्ट भेजें, या हो सकता है उस ईमेल बनाई है तो उसको सेंड बटन को क्लिक करना, पर कोई भी चीज का प्रिंट निकालने से पहले या ईमेल भेजने से पहले 1 मिनट थोड़ा सा सोचो और उसको टाइम देकर ना उसको थोड़ा सा पढ़ो। हो सकता है कि आप अगर इसको दोबारा पढ़ें अपनी ईमेल को या लेटर को, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई स्पेलिंग में एरर या ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, 2 वर्ड जो है वो आपस में इकट्ठे जुड़े हुए हों,
उनको अलग करना पड़े, इस तरह की कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जरूर कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम नजर आएगी और आप इसको ठीक कर पाएंगे। हमें लिखने की रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। राइटिंग स्किल्स को हमें इग्नोर नहीं करना, बल्कि इनको कल्टीवेट यानी कि डेवलप करना है, इंप्रूव करना है राइटिंग स्किल्स को। हम सभी, जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हमारी सभी की राइटिंग स्किल्स एक जैसी नहीं हो सकती। हम सभी अच्छे गुड अंडर राइटिंग स्किल्स वाले नहीं हो सकते, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना इनको इंप्रूव करने की, कि अपनी राइटिंग स्किल्स को हम इंप्रूव करें। There is a lot of information on the internet that can help you improve your writing skills. Taking the time to polish your writing skills is likely to pay off in the longer term. इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पर बहुत इंफॉर्मेशन है, किसी भी फील्ड की हो। आप अगर राइटिंग स्किल्स के बारे आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट को सर्च करें, आपको बहुत सी गाइडलाइंस मिल जाएंगी आप अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा टाइम अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में जरूर डिवोट करें, इससे आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदा होगा। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you. थैंक यू।